हाँ जी, अब बात कर लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड से पहले हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि नेशनल इनकम हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड फाइनली वैल्यू एडेड मेथड। तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसमें किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, इन सब पे हम बात अपनी ख़त्म कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड का फंडा क्या है। वैल्यू एडेड मेथड जिस तरीके से, देखो, इनकम मेथड ये कहता है जितने भी इनकम्स हैं उन सबको ऐड करके आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करें, और एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंसेस ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू एडिशन को ऐड करके आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कीजिए। देखिए, एक प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन के दौरान अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। एट एवरी स्टेज जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में, उस उन वैल्यू एडिशंस को ऐड कर करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसका फंडा बेसिकली ये है कि द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम focuses on the value added to product at each stage of production। वैल्यू एडेड मेथड में जो फोकस होता है वो होता है जो भी वैल्यू एडिशन किया गया है हर एक स्टेज पे, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सर, ये बता दो सबसे पहले तो कि ये जो वैल्यू एडेड टर्म है इसका मतलब क्या है। देखिए, वैल्यू एडेड टर्म बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि जो आउटपुट है, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो भी इनपुट्स आपने यूज करें वो वैल्यू आप माइनस कर दें। आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट माइनस करके जो बचता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। जैसे अगर सपोज मैं कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसकी वैल्यू 3,000 रुपये है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसकी वैल्यू मान लीजिए 4,500 है, 4,500 रुपये। तो अल्टीमेटली इनपुट की वैल्यू 3,000, आउटपुट की वैल्यू 4,500। इसका मतलब वैल्यू एडेड विल बी 1,500। क्लियर है पॉइंट। तो वैल्यू एडेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है XYZ, और वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो इनपुट यूज करता है। इनपुट अलग अलग, देखो, मैन्युफैक्चरर जो है वो किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से इनपुट जो है वो वेरी करते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो इनपुट है वो अलग हो सकता है। खैर, मैन्युफैक्चरर इनपुट यूज करेगा, उसका इस्तेमाल करके आउटपुट बनाएगा। इस आउटपुट की जो वैल्यू होगी उसमें से अगर आप इनपुट की वैल्यू माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। मतलब वैल्यू एडेड बेसिकली ये बताता है कि एक मैन्युफैक्चरर का या किसी एक एंटिटी का या फर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या उस पर्टिकुलर फर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है गुड्स में। जैसे वो 3,000 रुपये के, मैंने 3,000 रुपये का रॉ मटेरियल मैंने बाहर से खरीदा, 4,500 रुपये का मैंने प्रोडक्ट बना दिया उससे। अल्टीमेटली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है गुड्स एंड सर्विसेज में, 1,500 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 3,000 रुपये की चीज़ मैंने बाहर से खरीदी थी, 4,500 रुपये की चीज़ बनाई मैंने, तो अल्टीमेटली 4,500 माइनस 3,000, वैल्यू एडेड कितना हो गया, 1,500। देखिए, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। सपोज ये है अपना पिज़्ज़ा हट। ठीक है, पिज़्ज़ा हट क्या बनाता है, पिज़्ज़ा बनाता है। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा हट जो है बहुत सारे इनपुट्स यूज़ करता है, जैसे चीज़, अनियंस, ब्रेड, व्हीट, सॉस, इस तरह की चीज़ें। इन सबको कलेक्टिवली हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स पे मान लीजिए पिज़्ज़ा हट जो है टोटल 230 स्पेंड करता है। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है यानी कि पिज़्ज़ा, उसकी वैल्यू होती है 250। 230 का इनपुट यूज़ किया, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है, और जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू 250 है। अब मेरे को बताओ पिज़्ज़ा हट अल्टीमेटली कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू एडेड विल बी 20 रुपीज। बात समझ आ रही है। तो इन सिंपल टर्म्स वैल्यू एडेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट, या इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं इनपुट को हम। तो आउटपुट इनपुट का डिफरेंस वैल्यू एडेड कहलाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखें, अगर हम देश में जितनी भी फर्म्स हैं, चाहे 1,000
10,000, 10 लाख, जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है ना, यानी कि उन सब का जो वैल्यू एडेड है, हर एक फॉर्म का वैल्यू एडेड अगर आप ऐड कर दें तो उसको आप ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। यानी कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द फॉर्म्स इन एन इकोनॉमी विल बी कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर अगर 1000 फॉर्म्स हैं तो उन 1000 फॉर्म का जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर मान लो पूरी इकोनॉमी के अंदर एक फॉर्म है तो एक ही फॉर्म का वैल्यू एडेड विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड। बात समझ आ रही है? जितनी फॉर्म्स हैं उन सब ने जितना कंट्रीब्यूट किया या जितना भी वैल्यू ऐड किया उन सबको कलेक्टिवली हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। ओके, अच्छा अब सवाल उठता है सर ठीक है ग्रॉस वैल्यू एडेड तो हो गया, ये वैल्यू एडेड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? देखिए एक चीज तो मैंने आपको पीछे बताई कि आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू या इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू आप माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब हमारे एग्जाम में जब वैल्यू एडेड पूछते हैं ना तो आपसे इस तरीके से पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे पूछेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे पूछेंगे या नेट वैल्यू पे, इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। तो देखिए अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जो भी आउटपुट की वैल्यू है उसमें से आप इनपुट की वैल्यू माइनस करिए, इंटरमीडिएट गुड जिसे हम कहते हैं वो माइनस कीजिए, इसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कहेंगे। इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू माइनस करके आता है हमारे पास वैल्यू, जो वैल्यू एडेड जिसे हम कह रहे थे वही ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। आउटपुट की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू, जो भी आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना हो अगर तो देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का तरीका तो सिंपल है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है इसलिए आप इसमें से इनडायरेक्ट एक्स भी माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे। देखिए ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है आपको तो आपको क्या करना होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब आपका क्लियर है। ठीक है, ये पहली जो वीडियो है नेशनल इनकम की उसमें मैंने समझाया हुआ है। अच्छा सर ठीक है, अगर हमें नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना हो, ठीक है वैल्यू एडेड नेट पे निकालना हो और मार्केट प्राइस पे निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए ये दोनों तो कॉमन रहते हैं, हमेशा याद रखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब क्योंकि हमें नेट पे निकालना है, हमें ग्रॉस पे नहीं निकालना, इसलिए इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, अगर हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये दोनों चीजें तो कॉमन रहेंगी, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। अब क्योंकि नेट वैल्यू पे निकालना है इसलिए आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, करेक्ट। और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है इसलिए और क्या माइनस होगा इसमें से? और माइनस होगा एनआईटी। तो ये दोनों चीजें हम माइनस करेंगे इसमें। क्लियर है? देखिए एग्जाम में वैल्यू एडेड पे ये 4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये उनके फॉर्मूला है। इसमें याद रखें ये 2 हिस्से कॉमन है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड, हमेशा ये कॉमन रहेगा। अब अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा तो हम एनआईटी माइनस कर देते हैं, नेट वैल्यू पे निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और नेट पे भी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालना है तो हम डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं और फैक्टर कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा एक और चीज सुन लो, जब हम आउटपुट की बात करते हैं ना, आउटपुट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है? जब हमें टोटल आउटपुट चाहिए तो हम उसमें टोटल आउटपुट में 3 चीजें ऐड करते हैं, याद रखिए, सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक, या इसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों को ऐड करके आउटपुट की वैल्यू निकलती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। देखिए हमें आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये पता लगाना है कि हमने प्रोडक्शन कितना किया है, प्रोडक्शन की क्या वैल्यू है। तो जो भी प्रोड्यूस करते हैं ना, जो भी आउटपुट होता है हमारा, हम उसका क्या करते हैं, कुछ हिस्सा हम बाजार में सेल कर देते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है हम हो सकता है कि अपने पर्सनल यूज में ले आते हैं, हम सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा जो है हो सकता है गोडाउन में पड़ा रहता हो। ठीक है, तो जब हमें ये पता लगाना है कि आउटपुट की क्या वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, जो बेचा, जो हमने सेल्फ कंज्यूम कर लिया और जो बचा हुआ है, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने जितना भी साल भर में प्रोड्यूस किया उसमें से 8,000 रुपए का माल मैंने बाहर बेचा, मार्केट में सेल कर दिया, याद रखिएगा 8,000, और कुछ जो है मैं अपने सेल्फ यूज के लिए मैं घर ले गया, 3,000 रुपए का माल मैं अपने घर ले आया खुद कंज्यूम करने के लिए, और
2,000 रुपए का माल जो है अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, अनसोल्ड है। 8,000 रुपए का मैंने मार्केट में बेचा, 3,000 रुपए का सेल्फ कंज्यूम कर लिया और 2,000 का गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल आउटपुट कितना रहा होगा पूरे साल भर में? सर आप ऐड कर दो ना, सेल्स, अनसोल्ड स्टॉक और सेल्फ कंजम्पशन, तो आपको पता लग जाएगा 8,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000। क्लियर है पॉइंट? तो कितना हो गया ये? 13,000 वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ आया? अच्छा, जब सेल्स की बात करते हैं ना, क्वेश्चन में कई दफा जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सेल्स की इन्फॉर्मेशन ऐसे ब्रेक करके देते हैं कि फर्म ने कुछ हिस्सा डोमेस्टिक टेरिटरी में बेचा, कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट किया। देखो जी, हमें इससे मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना बिक रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, हमें सेल्स की टोटल वैल्यू चाहिए। तो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों ऐड कर देते हैं। समझ रहे हैं बात? सेल्स की टोटल वैल्यू क्या, कैसे पता लगेगा? डोमेस्टिक सेल्स जो है वो भी सेल्स का ही पार्ट है, जो आपने विदेशों में बेचा, एक्सपोर्ट किया, वो भी सेल्स का पार्ट है, ये दोनों ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, कई दफा क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक या चेंज इन स्टॉक की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होती, उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, या अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, और उसमें आप गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो दिस विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए आगे चल रहे हैं। अब एक और चीज क्लियर कर लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए, इंटरमीडिएट गुड का मतलब है बेसिकली परचेजेस, जो भी आपने खरीदा, फाइनल गुड बनाने के लिए जो चीजें आप खरीद रहे हैं या जो इनपुट्स आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। अब उसमें आपने चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी से परचेज किया, इंडिया से परचेज किया, या विदेशों से इंपोर्ट करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ऐड करो। इंटरमीडिएट गुड क्या है? जो डोमेस्टिक परचेजेस है वो भी इंटरमीडिएट गुड है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है सर। इसके अलावा आपने कोई और एक्सपेंडिचर किया, जैसे फ्यूल पे पैसा खर्च किया, या पावर चार्जेस पे पैसा खर्च किया, या इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा खर्च किया, ये सब बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है या इंटरमीडिएट गुड्स ही है। समझ रहे हैं बात? लेकिन याद रखें, अगर आपने मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे पैसा खर्च किया है ना, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। एक्चुअली मशीनरी इक्विपमेंट पे होने वाला खर्चा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगता है डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? कैपिटल गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट नहीं होता, कैपिटल गुड इज डिफरेंट थिंग। तो मशीनरी इक्विपमेंट आप याद रखें, मशीनरी और इक्विपमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो कैपिटल गुड है बेसिकली, और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, याद रहेगा। इंटरमीडिएट गुड्स जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से, और कई दफा गिवन नहीं होता तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि डोमेस्टिक परचेज आपको दे दिया, इंपोर्ट दे दिया, फ्यूल चार्जेस, अलग अलग ब्रेक करके देते हैं, तो आपको सिंपली इनको ऐड करके इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, चले अब जो भी समझाया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। होपफुली जो भी बताया मैंने आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब आ जाते हैं वैल्यू एडेड मेथड के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो आउटपुट की वैल्यू में बतानी है और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन में एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो सर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या ऐड करना होता है, बाद में देखेंगे दिया क्या क्या है, नहीं दे रखा उसकी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको क्या बताया, क्या क्या ऐड करना होता है। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों चीजें ऐड करनी होती है, और इसके अलावा अगर सेल्फ कंजम्पशन आपने किया है तो उसको भी ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में सेल्फ कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो उसकी बात अभी फिलहाल नहीं करता। देखिए, इस क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू दे रखी है, सेल्स इज 10,000, और चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, लेकिन क्योंकि चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन नहीं है ना, इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था
कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करें। अब देखिए सेल्स तो 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है सर, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक भी इत्तेफाक से 2000 ही है, तो अल्टीमेटली 10,000 प्लस 0, आंसर विल बी 10,000। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है सर। एक बार फिर से देख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमने सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड किया, सेल्स की वैल्यू गिवन थी, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं था, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, और क्योंकि क्लोजिंग भी 2000 ओपनिंग भी 2000 तो ये वैल्यू हो गई 0, 10,000 में 0 ऐड करके आंसर इज 10,000, ठीक है सर। नेक्स्ट इज नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, NVAFC। तो देखिए सबसे पहले ना आप बनाएंगे फॉर्मूला इसका, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए सर एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक ही बात है, उसके बाद क्योंकि नेट वैल्यू पे निकालना है इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन भी, और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है इसलिए इसमें हम माइनस करेंगे NIT भी, ठीक है। अब देखो आउटपुट की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 10,000, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 10,000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से आइटम नंबर H, दैट इज 6,000, और डेप्रिसिएशन भी गिवन है क्वेश्चन में आइटम नंबर F कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 500। अच्छा सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी डेप्रिसिएशन ही होता है जी, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के नाम से गिवन हो सकता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन हो सकता है, और एक और नाम होता है, जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक आगे अब एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं वहां पे आएगा। उसके बाद आ जाते हैं NIT कितना है जी, NIT निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक्साइज ड्यूटी गिवन है इसमें, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और सेल्स टैक्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनफैक्ट होता था अब तो हटा दिया गया, अब तो GST आ गया, तो खैर हम क्या करेंगे NIT निकालने के लिए टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो एक्साइज ड्यूटी 800 है और सेल्स टैक्स 200 है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 1000, NIT माइनस करेंगे 400, इसको सॉल्व कर लो, 10,000 में से माइनस करेंगे हम 6,000 प्लस ये हो गया 6,500, और इधर से 600, तो 7,100, आंसर इज 2,900, ठीक है जी। NVAFC निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सर फॉर्मूला अप्लाई किया, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन, आउटपुट की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये 6,000 गिवन था क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, और NIT की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है टैक्स माइनस सब्सिडी करके, ठीक है जी। चलिए आगे चल रहा है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म A कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, कोई फर्म A है, फर्म A के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो इसमें एक ही चीज निकालनी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप फॉर्मूला बनाएंगे, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा जी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं शॉर्ट में IC लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और क्योंकि नेट वैल्यू पे निकालना है इसलिए मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन,
ठीक है, और मार्केट प्राइस पे ही निकालना है, इसलिए इस बार मुझे NIT माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो इसमें आउटपुट की वैल्यू गिवन है क्या? सर आउटपुट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, लेकिन इसमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा है। तो आपको पता ही आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं। तो सेल्स है 700 और चेंज इन स्टॉक है 40, इन दोनों को ऐड कर दो आप। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू देखिए। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लास्ट वाला आइटम गिवन है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 400, माइनस कर दो। अच्छा सर परचेज ऑफ मशीनरी का क्या करेंगे? देखो परचेज ऑफ मशीनरी बेसिकली एक कैपिटल गुड है, वो इंटरमीडिएट गुड में काउंट नहीं होती है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट परचेज ऑफ मशीनरी जो है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है आइटम नंबर 3 पे। तो डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ रेलेवेंस होता है कैपिटल का, कैपिटल गुड्स का, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। खैर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 80। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 740 माइनस 480, आंसर विल बी 260। समझ रहे हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे, और कंपैरेटिवली इसको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के मुकाबले इजी माना जाता है। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम, कुछ होमवर्क में दे दूंगा आप लोगों को मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या गिवन है? टोटल सेल्स है, डिक्रीज इन स्टॉक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल नहीं है सेल्फ लिखा है, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडीज, ये सब गिवन है। अब एज यूजुअल मैंने क्या बोला कि आपको जो भी चीज कैलकुलेट करना हो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करें। तो इस क्वेश्चन में हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? आपने बताया है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि नेट वैल्यू पे निकालना है इसलिए डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे हम, और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है इस बार इसलिए हम NIT भी माइनस करें। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्या आपको आउटपुट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है? नहीं सर, हमें टोटल सेल्स गिवन है और स्टॉक गिवन है। तो देखिए टोटल सेल्स 1000 और डिक्रीज इन स्टॉक है। देखो अगर स्टॉक होता, सिर्फ स्टॉक लिखा होता ना, चेंज इन स्टॉक, तो मैं ऐड कर देता, लेकिन यहाँ लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक। तो डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा स्टॉक का प्राइस, स्टॉक की वैल्यू। ठीक है सर। अच्छा आगे आ जाते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी है। ओके, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कितना है? 120, ये भी ऐड करो इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये टोटल आउटपुट हो जाएगा आपका 1000 माइनस 70 प्लस 120। ठीक है सर, आगे चलते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में एक तो आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट दे रखा है। देखो एक्सपोर्ट होता है सेल्स का पार्ट। एक्सपोर्ट किसका पार्ट है? सेल्स का, क्योंकि आपको टोटल सेल्स ऑलरेडी गिवन है 1000। क्योंकि टोटल सेल्स है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी और एक्सपोर्ट वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी ऑलरेडी। आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? सेल्स का क्या मतलब है? सेल्स इंक्लूड डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। अगर क्वेश्चन में ऊपर 1000 सेल्स दिया है, इसका मतलब हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि एक्सपोर्ट की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। तो अब इस एक्सपोर्ट का करना क्या है सर? अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है सर, आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड का ही पार्ट होता है, तो आप ये इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में और कुछ नहीं ये रखा है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है हमें। डेप्रिसिएशन देखो इसमें कितना है सर? डेप्रिसिएशन तो हमें नहीं दिख रहा है। टोटल सेल्स है, डिक्रीज इन स्टॉक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा डेप्रिसिएशन है नहीं क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम मान ले डेप्रिसिएशन 0 होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग हम मान के चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 ही होगी।
ओके, अब माइनस करें एनआईटी। एनआईटी के लिए क्या करेंगे सर, टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं। टैक्स देखो कहाँ है, एक्साइज ड्यूटी गिवन है 70, इनकम टैक्स गिवन है 20। देखो इनकम टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना है, याद रखिएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही है, एक्साइज ड्यूटी में से आप सब्सिडी माइनस करें 70 माइनस 40, 70 माइनस 40, ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा जी, 1000 प्लस 120 माइनस 70, ये हो गया 1050। इसमें से हम माइनस करेंगे 350 और फिर माइनस करेंगे 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 670। समझ आ रही है बात। अब एक चीज याद रखें, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, रॉ मटेरियल की वैल्यू में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वैल्यू को ऐड करके इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखिए एक और चीज कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी और फिर पावर चार्जेस हो और रॉ मटेरियल का प्राइस अलग से दे रखा हो, तो फिर रेलेवेंस नहीं है इस बात की कि रॉ मटेरियल की क्या वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने दे रखे हैं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू दे दी दैट विल बी सफिशिएंट, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन अगर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू मिसिंग है तो आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करके इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली क्लियर होगा ये। चले एक और सवाल, थोड़ा ढंग के सवाल करवाओ सर, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिए एक और है ये क्वेश्चन, ये आप कर ले होमवर्क में, इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो आप वही करेंगे, आप सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। अब आइटम देख लें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ये इंटरमीडिएट गुड का पार्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। देखिए डेप्रिसिएशन का तीसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मैं क्या कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के नाम से गिवन होगा नंबर 1, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन होता है नंबर 2, या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन होता है। तो डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन हो, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन। 6th आइटम इज पावर चार्जेस, फिर एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है, वैल्यू एडेड टैक्स है और सब्सिडी है, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये गिवन है। कुछ एक आध ढंग का सवाल करवा दो, तो ढंग का सवाल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये होमवर्क में करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, एनआईटी, सेल्स, एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसके मुकाबले थोड़ा सा अलग है सवाल, पढ़ लेते हैं एक बारी फिर बात करेंगे। लिखा है ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ ₹500 एंड सेल्स टू बी वर्थ ₹1000 एंड टू सी गुड्स वर्थ ₹700। मतलब ए जो है किसी एक्स से इनपुट्स परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है 500 के, और उसको बी को और सी को सेल करता है 1000 और 700 में, ठीक है जी। बी जो है वो परचेज करता है इनपुट्स वाई से 200 रुपए के एंड सेल्स टू सी गुड्स वर्थ ₹1500 एंड फिनिश गुड्स वर्थ ₹2000 टू दी हाउस होल्ड। मतलब बी जो है वो वाई से परचेज करके सी को सेल करता है 1500 के और जनरल पब्लिक को, हाउस होल्ड को बेचता है 2000 के। फिर सी जो है जेड से परचेज करता है और 150 में परचेज करता है, फिनिश गुड ये सारा का सारा हाउस होल्ड को भेज देता है। आपको इसमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। देखो ये सवाल ना बाकी सवालों से अलग है, किस हिसाब से, बाकी क्वेश्चंस में आपको चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट गुड, पावर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें गिवन होती थी। इसमें आपको कुछ गिवन नहीं है, आपको बता रहा है 3 फर्म्स हैं बेसिकली, ठीक है, ए, बी और सी, वो कहाँ से माल परचेज करते हैं, किसको किसको बेचते हैं वो बता रखा है, और आपको वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है। वैल्यू एडेड का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, ठीक है। मतलब बेसिकली जो भी सेल किया ना किसी भी फर्म ने, उसमें से आप उसकी परचेजेस माइनस कर दो
तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। इसमें इस सवाल में आपको तीनों ही फॉर्म का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तीनों फॉर्म का सेपरेटली पहले वैल्यू एडेड कैलकुलेट होगा और फिर सबके वैल्यू एडेड को जोड़ के हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। मैं करके समझा देता हूँ आपको। पहले मैं इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी हो। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बता रखा है कि तीन फॉर्म्स हैं ए, बी एंड सी। ए क्या करती है, फॉर्म एक्स से इनपुट्स परचेज करती है 500 के, और वो ही इनपुट्स का इस्तेमाल करके वो फाइनल गुड बनाती है, और फाइनल गुड जो है बी और सी को बेचती है, बी को 1000 के और फॉर्म सी को 700 के। बी क्या करता है, बी जो है कुछ माल वाई से परचेज करता है और वो जो है उसका फिनिश गुड प्रिपेयर करके हाउस होल्ड को बेचता है और फॉर्म सी को बेचता है। ठीक है जी। फॉर्म सी क्या करती है सर, फॉर्म सी जो है वो जेड से इनपुट परचेज करती है और इससे जो फाइनल गुड प्रिपेयर होता है ये सारा का सारा बेचा जाता है हाउस होल्ड को। समझ आ रही है बात? तो ये बेसिकली मैंने एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझा दिया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया सर। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म ए का वैल्यू एडेड, फॉर्म बी का वैल्यू एडेड और फॉर्म सी का वैल्यू एडेड निकालना है अलग अलग। देखो किसी भी फॉर्म का वैल्यू एडेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी फॉर्म की जो सेल्स है ना, सेल्स की वैल्यू में से उसकी परचेजेस की वैल्यू माइनस करेंगे। तो देखो फॉर्म ए की सेल्स की वैल्यू क्या है, फॉर्म ए की सेल्स की वैल्यू ये है 1000 और फॉर्म ए के सेल्स की वैल्यू 700 है। तो फॉर्म ए की टोटल सेल्स हो गई 1700 की, और फॉर्म ए की परचेजेस कितनी है सर, परचेज तो फॉर्म ए सिर्फ यहीं से कर रहा है एक्स से 500। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से परचेजेस माइनस कर देंगे, वैल्यू एडेड हो जाएगा, यानी कि 1700 माइनस 500 1200। अच्छा सर वाई का आप देखो सेल्स कितना है और परचेजेस कितनी है। तो देखिए वाई की सेल्स जो है, वाई की सेल्स में एक तो सर ये है, ठीक है, वाई जो है सी को बेच रहा है, और एक है ये 2000, और वाई जो है परचेज किससे कर रहा है, तो सेल्स हो गई ना, सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई 2000 प्लस 1500 3500। लेकिन इसका वैल्यू एडेड निकालने के लिए मुझे इसकी परचेज भी तो पता होनी चाहिए। परचेज देखिए, परचेज इसने किया है वाई से और इसने परचेज किया है फॉर्म ए से भी। देखो गौर से, ए के लिए जो सेल्स है वो इसके लिए, बी के लिए क्या है, बी के लिए परचेज है। तो बी की टोटल परचेजेस क्या है, बी सर वाई से नहीं परचेज कर रहा है, सिर्फ बी जो है ए से भी परचेज कर रहा है। तो बी की टोटल परचेज की वैल्यू 200 प्लस 1000 1200। तो आप 3500 में से 1200 माइनस करेंगे। ओके। अच्छा जेड का देख लें, जेड जो है वो सॉरी फॉर्म सी जो है, फॉर्म सी जेड से परचेज कर रही है, फॉर्म सी जो है बी से भी परचेज कर रही है, फॉर्म सी जो है ए से भी परचेज कर रही है। देखो तो फॉर्म सी की टोटल परचेज क्या है सर, टोटल परचेजेस एक तो ये है 150 प्लस 700 प्लस 1500, ये सब इसकी परचेजेस है। और फॉर्म सी की सेल्स क्या है, सेल्स है ये 4150। समझ आया? चले खैर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं जरा। मैं इसको हाँ जी देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू एडेड। फॉर्म सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म ए की। फॉर्म ए का वैल्यू एडेड निकालने के लिए मैं इसके सेल्स की वैल्यू में से इसकी परचेजेस की वैल्यू माइनस करूंगा। सेल्स की वैल्यू क्या है सर, सेल्स की वैल्यू है, फॉर्म ए की सेल्स देखो सर, फॉर्म ए की सेल्स है 1000 प्लस 700 1700, और परचेजेस की क्या वैल्यू है सर, परचेजेस है 500 के। तो अल्टीमेटली फॉर्म ए की जो वैल्यू एडेड है दैट विल बी 1200। ऐसे फॉर्म बी का वैल्यू एडेड क्या होगा सर, फॉर्म बी का वैल्यू एडेड निकालने के लिए भी आप सेल्स में से परचेजेस की वैल्यू माइनस करेंगे। तो सेल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्म बी की सेल्स देखो, फॉर्म बी की सेल्स से सर बी जो है सी को सेल कर रहा है और हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, तो 1500 प्लस 2000, तो ये हो जाएगा 3500। और इसमें से परचेज माइनस कर दीजिए, परचेज सर वाई से परचेज किया है इसने और ए से भी परचेज किया, तो 1200
ये माइनस करो, कितना बचेगा 2300। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म सी। फॉर्म सी के केस में भी आपको ये करना है, सेल्स माइनस परचेजेस। सेल्स कितनी है फॉर्म सी की? सेल्स है सर 41,050, सॉरी 4150। अच्छा, ये सारा का सारा इसने हाउस होल्ड को ही बेचा था और किसी को बेचा नहीं है। लेकिन परचेज इसने जेड से भी किया है, ए से भी किया है और बी से भी किया है। देखो परचेज की वैल्यू हो जाएगी 150 प्लस 1500 प्लस 700। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये 2350 माइनस करेंगे आउट ऑफ 4150। ठीक है, तो 4150 माइनस 2350 ये हो जाएगा 1800। ये सारी फॉर्म का वैल्यू एडेड है। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं एक साथ तो दिस विल बी कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। हर एक फॉर्म का वैल्यू एडेड कलेक्टिवली ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा कितना 5300। चले, समझ आ गया होगा होपफुली। अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, और वो सवाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, वो आप ट्राई कीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है और हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सपोज फॉर्म ए है कोई, उसने रॉ मटेरियल सेल किया है फॉर्म बी को और 300 का फॉर्म सी को बेचा है। मतलब ए कोई फॉर्म है वो बी को और सी को सेल कर रही है। फिर फॉर्म बी क्या करती है, अपना कुछ प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट कंज्यूमर को सेल करती है, मतलब हाउस होल्ड को, और बाकी जो है वो एक्सपोर्ट कर देती है। फॉर्म सी क्या करती है, फॉर्म सी जो है सर कुछ प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सेल करती है और कुछ प्रोडक्ट जो है वो उसके पास अनसोल्ड है, वो बिका नहीं है, अनसोल्ड पड़ा रहता है उसके गोडाउन में। ठीक है, ये डेटा है। आपको फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, फॉर्म सी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है सेपरेटली, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू बतानी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है पब्लिक ने जितने वैल्यू के गुड्स कंज्यूम किए हैं ना, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी, तो देखिए मैं एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी करना आपको होमवर्क में है। ये है जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्म है, फॉर्म ए बी एंड सी। ए क्या कर रही है, बी को और सी को सेल कर रही है 500 300 का। बी क्या करती है सर, बी जो है वो सी को नहीं बेचती लेकिन हाउस होल्ड को और एक्सपोर्ट करती है, पब्लिक को बेचती है और कुछ जो है एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है सर, फॉर्म सी क्या करती है, फॉर्म सी जो है गवर्नमेंट को बेचती है 250 का और बाकी उसके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहता है। ठीक है, देखो बेच दिया हो या पड़ा रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट का ही हिस्सा है वो। जब मैं बात करूँ ना फॉर्म सी का टोटल आउटपुट क्या है, तो फॉर्म सी के टोटल आउटपुट की वैल्यू 250 प्लस 250 है, यानी कि 500। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू सिंप्लीफाई कर दिया है और ये आपका होमवर्क है, तो होपफुली ये हो जाएगा आपसे। एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता, ये भी आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क में ही। इसमें लिखा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 प्रोड्यूसर्स ए बी सी एंड डी इन एन इकोनॉमी, और इन ए बी सी डी के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू सेपरेटली सबका वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है एक तो, और फिर कलेक्टिवली बताना है ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होगा। तो कलेक्टिवली का ही क्या ही करना है आपको, सबका वैल्यू एडेड निकाल के उसको अल्टीमेटली ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क दिए हैं मैंने। ठीक है, तो होपफुली ये आप कर लीजिएगा, बाकी का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम बात कर रहे थे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड की, सॉरी प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड की, और हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाया, फॉर्मूला समझाया, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो चले आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। नेशनल इनकम में ठीक है जी।